मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक जी हैं। वक्फ बिल जो संशोधन आया है नया, वो लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में भी पेश हुआ है, यहाँ भी उम्मीद जताई जा रही है यहाँ भी पास हो जाएगा, क्या कहना है आपका? निसंदेह देश के लिए जो भी बिल लाया जाता है वो लोकसभा के पटल से ही लाया जाता है, जो राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा से राष्ट्रपति के लिए असेंट पे जाएगा। भारत के संविधान में 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं और अगर ये वक्फ भारत के संविधान के अंतर्गत है तो अमेंडमेंट होना चाहिए। 1976 की 1976 की वक्फ की रिपोर्ट थी, इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसमें कहा था मुतावली ने वक्फ पे इंक्रोच कर रखा है। लगातार तरीके से करप्शन की बात आई थी। 95 के बाद 2013 में बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम को हटाकर बाय एनी पर्सन कर दिया गया और इसीलिए वामसी जो वक्फ की मैनेजमेंट करता है पोर्टल की, उसमें आप देखेंगे 8 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 4 लाख जो है वक्फ बाय यूज़र है और डीड जो है वो सिर्फ 1083 मतलब 1083 लोगों की ही उस पर अपलोडेड है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है वो उसकी मैनेजमेंट के लिए आ रहा है। आपने कहा ये वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ यूज़र जो एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए ले लेता है वो फिर जीवन भर उसको यूज़ करता है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल सॉ लिमिटेड केस में अपना एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने वक्फ की एक प्रॉपर्टी को क्लेम करा था माइंस पे। उस पर कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मजार नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ यूज़र को लेते हुए कहा कि आप जब यूज़ में नहीं आ रही है तो वक्फ की हो भी नहीं सकती है। और सेक्शन 36(1)(a) जो वक्फ के अमेंडमेंट में लाया गया है उसमें वक्फ डीड को मेंटेनेबल कर दिया, मतलब मैंडेटरी कर दिया है। अभी तक वो मैंडेटरी नहीं थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करता था और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता जाता था और इंक्रोच करता था। तो आज मुझे लगता है देश के लिए जो संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं उन कब्जाधारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वही कब्जादारी इस देश का विघटन चाहते हैं, वही कब्जादारी इस देश का विनाश चाहते हैं। और आम जन के लिए जो मुसलमान युवा है उनको किताबें ना पकड़ा के, हाथों में पत्थर पकड़ा के सड़कों पर उतार रहे हैं, मुझे लगता है उनके मुँह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सरकार जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसको हड़पना चाहती है और अपने कुछ मित्रों, व्यापारी मित्रों बांटना चाहती है। आपको पता है TDT जो है उसके अंदर में जो देवस्थान बोर्ड बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जो मंदिर का नियंत्रण आता है, उसमें 10% से ज़्यादा सरकार जो है मंदिरों के फंड को यूज़ करती है स्कीम्स के लिए। और अभी हिमाचल प्रदेश ने, सरकार ने मंदिरों के फंड को यूज़ करने के लिए बोला स्कीम्स के अंदर में। हमारे को किसी की ज़मीन हड़पनी नहीं है और मुझे लगता है सरकार को भी किसी की ज़मीन हड़पनी नहीं है, क्योंकि जब आप लॉ से चलोगे तो सारी ज़मीनें सरकार की होती हैं। लेकिन आप हड़प आप रहे हो, मंशा आपकी खराब थी, गलत आपका था। कौन देखिए मंडलेश्वर जी कौन अपोज कर रहा है? MIM, वो खुद ही बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ते हैं और MIM के कई बार सदन में सांसद जो है वो वक्फ के इंक्रोचर में पाए जाते हैं। TMC, बंगाल के अंदर में वक्फ का बहुत बड़ा लैंड ग्रैब का मामला सामने आया था। कर्नाटका जो वक्फ का बिल लेके आई, सिद्धारमैया खुद उसके अंदर में पाए गए, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं रिपोर्ट के अंदर में। और कर्नाटक के अंदर में 26,000 से 27,000 वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनको इंक्रोच कर लिया गया है। तो इस तरह के वो लोग जो लगातार तरीके से वक्फ इंक्रोचमेंट में पाए जाते हैं वही तो इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत के मुसलमान को समझदार बनना चाहिए, अपना भविष्य ना खराब करके भविष्य की ओर देखना चाहिए। वक्फ 57 इस्लामिक देश है, वक्फ कहीं भी नहीं है, भारत में है। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है और आर्टिकल 12 कहता है स्टेट हैज नो रिलीजन। तब रिलीजन ही नहीं तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये जमीन की लड़ाई है, जमीन सरकार की हड़पोगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 280 मॉन्यूमेंट्स है जिनको 1909 में प्रोटेक्ट कर लिया गया था। वक्फ ने क्लेम किया 2005 के अंदर में। हौसगाज विलेज के अंदर में आप देख लीजिए, ईदगाह देख लीजिए, शाही ईदगाह देख लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टी DDA के अंडर में थी। लेकिन देखिए वक्फ आए, क्यों आए? क्योंकि हम नमाज सड़क पे पढ़ते इसलिए वक्फ की हो गई। तो सरकार की जिस तरह की गतिविधियां हैं मैनेजमेंट को लेते हुए, भारत की जमीन है, भारत को दी जाएगी। तो कई जो सरकारी प्रॉपर्टी भी हैं, लाइक जैसे राजस्थान में भी आप देखें तो यहाँ भी कई सरकारी ऑफिसेज हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, इन पे वक्फ ने दावा किया। तो ऐसा क्या कारण था और किस वजह से इनको कर दिया आपने? वक्फ एक रियल एस्टेट कंपनी हो चुकी थी। धीरे धीरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद विभिन्न न्यायालयों ने इस पे फैसले दिए। जस्टिस अहलूवालिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि कल को आप पूरे भारत को वक्फ की ज़मीन बता देंगे तो वक्फ ही थोड़ी ना हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर ने गाइडलाइंस निकाली थी, राजस्थान जयपुर बेंच ने भी उस पर गाइडलाइंस देते हुए फैसले दिए थे। लगातार तरीके से न्यायालय अपनी आवाज़ अपने न्यायों के माध्यम से, अपने न्याय के माध्यम से ऊँची कर रहे थे कि वक्फ एक रियल एस्टेट कंपनी हो चुकी है, इसको खत्म करना जरूरी पड़ चुका है। अब धीरे धीरे वक्फ को पावर दी गई, 1995 के 2013 में दी गई। आप देखिए कलेक्टर को फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, ऐसा TDP ने अपना सुझाव दिया, माना गया। 6 महीने की अवधि उनको दिए। आपको अवधि तो दे दी सरकार ने। आपने अभी वर्तमान वक्फ के अंदर में किसी की भी प्रॉपर्टी आप ग्रैब करते हो तो आपको अवधि का प्रावधान ही नहीं है। मतलब आज कोई इस जमीन को वक्फ की क्लेम कर देता है तो 1 साल के पास आपके पास राइट है उसको क्लेम करने का, लेकिन आपको पब्लिक नोटिस नहीं मिलेगा, कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। जो सर्वे कमिश्नर आपके और मेरे टैक्स के पैसों से सर्वे करेगा उसको आप पार्टी नहीं बना सकते। इस तरीके के विभिन्न प्रावधान वक्फ के अंदर में उनको आर्बिट्ररी पावर देते थे जो भारत के संविधान के विरुद्ध थे। मुझे लगता है
है ओवैसी ने जो वक्फ की कॉपी फाड़ी सदन के अंदर में और ये कहा कि महात्मा गांधी की जैसे मैंने विरोध किया है जैसा ब्रिटिश लेजिस्लेशन में साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था, तो मैं उनको ध्यान दिलाता हूँ ना तो यहाँ कोई ब्रिटिश लेजिस्लेशन है और ना ही ये कोई साउथ अफ्रीका है। ये भारत भूमि संविधान से चलती है, संविधान में ऐसे कानूनों का कोई जगह और स्थान नहीं है। एक और मैं लास्ट पूछना चाहूँगा, इसमें धारा 40 थी जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है, वो क्या थी, क्या मसला था? धारा 40 जो बात करती है सारी चीज़ों के कि वक्फ के लिए लिमिटेशन की बात करेगी, वक्फ के बाद सर्वे कमिश्नर की बात करेगी, वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी बता सकता है एज रीज़न टू बिलीव उसमें लिखा था, मतलब उसको लगता है कि वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की क्लेम हो जाएगी। फिर आप प्रूफ करते लीजिए, चैलेंज करते लीजिए। धारा 40 के मैं आपको विषय बताता हूँ जो नेगेटिव एग्जाम्पल सामने निकल के आए। भेंट द्वारका में 2 टापू वक्फ के बता दिए गए, 1500 वर्ष पुराना मंदिर तमिलनाडु में वक्फ का बता दिया गया, सूरत के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वक्फ की बता दी, हैदराबाद का एयरपोर्ट वक्फ का बता दिया, पार्लियामेंट में भी वक्फ को क्लेम कर लिया। निरंतर तरीके से ये जितने भी प्रॉपर्टी के केसेस आप सुनते हैं ये सब धारा 40 को यूज करते हुए बनाया गया है। इन धाराओं का आधार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक नुकसान पहुंचाना था जिनकी वो जमीन थी और उन लोगों को फायदा पहुंचाना था जिनकी वो जमीन हड़प रहे थे। हम मुसलमानों का ये भी कहना है कि जो विधेयक लेके आ रहे हैं इसमें तो जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ कर सकता है, ऐसा क्योंकि उनका मानना है कि और भी लोग तो कर सकते हैं ना वक्फ। नहीं, वक्फ का मतलब क्या है? रिलीजियस चैरिटेबल पाइस। और किसको दे रहे हैं ज़मीन? आप जब भी किसी इस्लामिक व्यक्ति से सुनेंगे वो यही बोलेगा कि अल्लाह को ये प्रॉपर्टी दान की जा रही है। तो आप और मैं तो अल्लाह को प्रॉपर्टी दान नहीं कर रहे। 1500 वर्ष पुराना मंदिर तो अल्लाह को नहीं दान हुआ था, भेंट द्वारका अल्लाह को दान नहीं हुई थी। तो अल्लाह को दान तो इस्लामिक देशों में नहीं हो रही, लेकिन भारत के अंदर में क्यों हो रही है? और फिर जब अल्लाह को दान हो रही तो आप देखिए अभी अयोध्या के अंदर में टैक्स दिया गया 300 से ऊपर करोड़ का। वक्फ की एक ज़मीन बता दीजिए जिसने टैक्स दिया गया हो, एक स्कीम वक्फ की बता दीजिए जिसके अंदर में भारत की सरकार ने या राज्य सरकारों ने स्कीम में वक्फ का पैसा यूज़ करा हो, एक वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टी बताई जिसमें कोई ऑर्फनेज विडो के लिए किसी के लिए कोई हॉस्पिटल खोला हो, नहीं खोला बाय एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम। इसमें 1995 में भी था, 2013 में इसको खत्म करके बाय एनी पर्सन कर दिया गया। तो फिर आज हिंदू की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करते हैं और बोलते हैं अल्लाह के दान के लिए दिए और उसका कोई इनहेरिटेबल नहीं हो सकता। ऐसा मुझे लगता है कि ये एक साफ तौर पे धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है, बल्कि धर्म को ध्यान और मजहब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जिस देश के अंदर में बनाया गया है उसमें संविधान चलता है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता ही है।